कृष्णानगर राज्य में खुशियों का माहौल छाया था। राजकुमारी चित्रलेखा आज सिंहासन पर विराजमान हुई थी। राजकुमारी चित्रलेखा की जय हो। राजकुमारी का चेहरा किसी गुलाब की तरह खिला हुआ था, जो उसके मन की खुशी को दर्शा रहा था। हम वचन लेते हैं कि हम इस राज्य को अपने पिता की तरह पूरी मेहनत, ईमानदारी, न्यायप्रियता और महत्वाकांक्षा के साथ संभालेंगे। राजकुमारी का वचन पूरा होते ही दरबार तालियों से गूंज उठा। मंत्री जी, अब राजकुमारी सिंहासन पर बैठ चुकी है। अब हम कुछ समय के लिए अपने कैलाशगढ़ वाले महल में रहने के लिए जा रहे हैं। जी महाराज। अगले दिन दरबार में राजकुमारी की जय हो। कहिए, क्या समस्या है? राजकुमारी, मेरा नाम महेश है और ये हमारे गांव के सेठ हैं। मैं 3 वर्ष पहले इस गांव में रहने आया था, जब मैंने 4000 मुद्राएं देकर इस सेठ से एक जमीन खरीदी थी और उस पर घर बनाकर रह रहा था। लेकिन कल इसने मेरे घर को गिरा दिया और कह रहा है कि मेरा उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब आप बोलिए सेठ, आपने इस आदमी का घर क्यों तोड़वाया? राजकुमारी, मैं तो इस आदमी को जानता तक नहीं। भला इसने कब मुझसे जमीन खरीदी? अरे मेरी उस जमीन पर मैं पिछले 3 साल से नहीं गया था और अब जाकर मैंने उसे देखा तो इसने उस पर अपना घर बनाया हुआ था, इसलिए मैंने इसका घर तोड़वा दिया। ये इस बात का दावा तो कर रहा है। राजकुमारी, ये सेठ झूठ बोल रहा है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इसी बात का फायदा उठा रहा है। अगर आपने इसकी जमीन खरीदी थी तो आप इसकी लिखित दिखा दीजिए। राजकुमारी, इन्होंने कहा था कि दस्तावेजों की कोई जरूरत नहीं है, तुम बेफिक्र होकर रहो। इस पर मैंने भी इसको ईमानदार समझकर कभी लिखित के लिए इससे नहीं कहा। ये सुनकर राजकुमारी ने कुछ सोचा। आपके पास जमीन के दस्तावेज नहीं है। इसके हिसाब से कानूनी तौर पर जमीन के असली मालिक सेठ हैं। आपने अवैध तरीके से इनकी जमीन पर घर बनाया था। इन्होंने उसे तोड़ दिया तो कोई गलत काम नहीं किया। ये सुनकर सेठ खुश हो गया। नहीं राजकुमारी, ऐसा मत कहिए। मैं और मेरा परिवार सड़कों पर आ गए हैं। हम बहुत गरीब हैं, कहाँ रहेंगे? वो आपकी निजी समस्या है। अब आप दोनों जा सकते हैं। राजकुमारी के इस फैसले ने सबको चौंका दिया। मंत्री जी भी इससे गहरी सोच में डूब गए। ये सोचकर सेठ खुश हुआ और बेचारा किसान आंखों में आंसू लिए दरबार से निकल गया। राजकुमारी, हमें लगता है कि हमें महेश की मदद करनी चाहिए थी। सेठ जरूर झूठ बोल रहा है। मंत्री जी, जो हमने फैसला कर लिया सो कर लिया। आपको सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। अगली सुबह राज्य के बड़े बाजार में राजकुमारी 2 सिपाहियों के साथ पहुंची। अरे राजकुमारी, राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी ने एक बूढ़े आदमी की तरफ देखा, जो अपने सामने थोड़े से बैंगन रखे हुए बैठा था। इतने बड़े बाजार में आप ये इतनी सी सब्जी लेकर क्यों बैठे हैं? राजकुमारी, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं ज्यादा सब्जी खरीद कर बेच सकूं। इसलिए थोड़े से बैंगन ले लेता हूँ और इनको बेचकर किसी तरह से अपना घर चलाता हूँ। ये सुनकर राजकुमारी के तेवर बदल गए। सिपाहियों, इस गरीब की दुकान यहाँ से अभी हटा दी जाए। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? हमें हमारा राज्य साफ सुथरा और खूबसूरत चाहिए। अगर कोई दूसरे राज्य से यहाँ आएगा तो वो हमारे राज्य के बारे में क्या बोलेगा कि राजकुमारी के राज्य में कितनी गरीबी छाई हुई है। राजकुमारी, तो हमारा क्या होगा? मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? वो आपकी समस्या है, लेकिन हमारे राज्य में कोई भी गरीब इस तरह से छोटी दुकान लगाकर हमारे बाजारों की शोभा खराब नहीं करेगा। सिपाहियों, तुमने सुना नहीं? ये दुकान अभी हटा दीजिए और इस तरह से बाजार में जितनी भी दुकानें लगी हैं सभी को हटा दिया जाए। जी राजकुमारी। सिपाहियों ने सभी छोटी दुकानें हटा डाली। ये देखकर बड़ी दुकानों वाले व्यापारी बहुत खुश हुए, लेकिन बेचारे छोटे दुकानदार बहुत परेशान हो गए। राजकुमारी ने आगे भी ये फरमान जारी रखा। पूरे राज्य में अब गरीब व्यापारियों की भूखे मरने की नौबत आ गई थी। दरबार में सभी दरबारी चिंतित दिखाई दे रहे थे। राजकुमारी, आपके आदेशों की वजह से राज्य में हाहाकार मचा हुआ है।
प्रजा में गरीब लोग बहुत परेशान हैं। सभी ने महल के बाहर मजमा लगा रखा है। सिपाहियों, बाहर जितने भी लोगों ने मजमा लगा रखा है उन सब पर कोड़े बरसा दो। राजकुमारी। राजकुमारी का गुस्सा देख मंत्री इसके आगे कुछ न बोल सका। सिपाहियों ने महल के बाहर जमा सभी गरीब लोगों को कोड़े मारना शुरू कर दिया। इतनी अत्याचारी राजकुमारी आज तक मैंने किसी राज्य में नहीं देखी। भगवान तुमसे हम पर हो रहे जुल्म का हिसाब जरूर लेगा। इसी राज्य का एक नौजवान प्रकाश तालाब के किनारे बैठा हुआ था। कहाँ रह गई मोहिनी? अभी तक आई क्यों नहीं? वो अपने आप से बातें कर ही रहा था कि तभी एक लड़की ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख लिया। आ गई तुम? इतनी देर कैसे लग गई? अरे आज पता नहीं पिताजी मुंशी जी से क्या बातें कर रहे थे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे ही वो उठे मैं फौरन चली आई। तभी एक आवाज फिजा में गूंजी, मोहिनी। अरे पिताजी। मोहिनी ने उठकर देखा कि उसके पिताजी मुंशी के साथ सामने खड़े थे। तुम्हारी ये हिम्मत! पिताजी, मैं आपको सब बताने ही वाली थी। मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मुझे इसके बारे में मुंशी जी ने सब बता दिया है। ये एक गरीब कुम्हार है जो चौक में बैठा मिट्टी के बर्तन बनाता है, और तुम मेरी बेटी हो, सेठ धनी राम की बेटी। तुमको शर्म नहीं आई ऐसे लड़के को पसंद करने में? हाँ, जो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। पिताजी, मैं प्रकाश से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता। खामोश! उसके पिताजी ने उसकी कलाई पकड़ी। अगर मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दूंगा। ये कहकर उसने प्रकाश को ठोकर मारी और मोहिनी को लेकर वहां से चले गए। अगले दिन प्रकाश दरबार में हाजिर हुआ और राजकुमारी को सब कुछ बताया। हमने आपकी बात सुन ली, अब हम उस लड़की के पिता से भी बात कर लेते हैं। राजकुमारी ने उसी समय धनीराम को भी बुलवा लिया। राजकुमारी, अगर इस प्रकाश का कोई अच्छा व्यापार होता तो मैं अपनी बेटी की शादी इससे जरूर करवा देता, लेकिन ये बस मेरी दौलत के पीछे है, इसलिए मेरी बेटी को फंसाना चाहता है। मैं गरीब हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है राजकुमारी? फिर भी मैं वचन देता हूं कि मैं मोहिनी को बहुत खुश रखूंगा। राजकुमारी और किसी गरीब का साथ दे दें, ये तो हो ही नहीं सकता। बेचारा प्रकाश, ना जाने इसके साथ राजकुमारी क्या करेंगी। ठीक है, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो हम आपके लिए एक काम करते हैं। ये कहकर राजकुमारी ने मंत्री की तरफ देखा। मंत्री जी, प्रकाश को भरे बाजार में हमारी ओर से एक किराने की दुकान दी जाए। उस दुकान में किराने का हर एक सामान होना चाहिए जिसे प्रकाश चलाएगा और अच्छे पैसे कमाएगा। ये सुनकर प्रकाश खुश हो गया। राजकुमारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमारी के इस आदेश से सभी दरबारी हैरान थे और खुश भी थे। आज राजकुमारी ने इतनी दरियादिली कैसे दिखाई? यकीन नहीं होता कि राजकुमारी ने एक गरीब की मदद की। अगले दिन से प्रकाश दुकान पर बैठा। दुकान काफी बड़ी थी। पूरे दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रही और प्रकाश ने अच्छे पैसे कमाए। वाह, आज तो बहुत धन कमा लिया। अब तो मेरी शादी मोहिनी से होकर ही रहेगी। तभी एक घोड़ा गाड़ी और 3 घुड़सवार दुकान पर आए, जिन्होंने काले कपड़े पहने थे। उन्हें देखकर प्रकाश डर गया। मैं डाकू मंगल सिंह हूँ। तेरी दुकान तो बहुत बड़ी है, इसको लूटने से तो हम माला माल हो जाएंगे। आप मेरी दुकान में लूट मार ना करें, ये दुकान मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। चुप कर! डाकुओं के सरदार ने प्रकाश की गर्दन पर तलवार रखी। बाकी तीनों लुटेरों ने प्रकाश की दुकान का सारा माल लूट लिया और इसके साथ ही उन्होंने धन से भरा गल्ला भी उठा लिया। नहीं, ऐसा मत करो। मंगल सिंह अपने आदमियों के साथ पूरी दुकान को लूटकर चला गया और प्रकाश बस आंसू बहाता रह गया। तभी मोहिनी के पिता भी वहां पहुंचे। अरे ये क्या? ये दुकान खाली कैसे हो गई? पिताजी, मैंने बहुत अच्छी तरह काम किया था। रात होने तक मैंने बहुत सा धन भी कमा लिया था, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले कुछ डाकू आए और सब कुछ लूट कर ले गए। ये सब तेरी चाल है। मैं कल ही राजकुमारी को जाकर सब बताऊंगा। अगले दिन फिर से दरबार में वो दोनों हाजिर हुए।
धनीराम बहुत गुस्से में था और प्रकाश बहुत उदास था। क्या हुआ प्रकाश, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? राजकुमारी, आपने हमें दुकान बना कर दी और हमने उसको अच्छे से चलाया भी, लेकिन रात होने पर डाकू मंगल सिंह आया और सब कुछ लूट कर ले गया। देख लिया आपने राजकुमारी, ये प्रकाश एक नंबर का झूठा है। इसने वो माल किसी को बेच दिया होगा और अब फिर से गरीब बनकर दिखा रहा है। नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रकाश, बाजार में और भी बहुत सी दुकानें हैं, फिर डाकुओं को ऐसी क्या सूझी जो वो सिर्फ आपकी ही दुकान को लूट कर ले गए? राजकुमारी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। आपकी दुकान लुटने से ये साबित हो गया है कि आपको सिर्फ दौलत प्यारी है। आपने जरूर कोई साजिश की है और खुद ही अपनी दुकान में लूट करवाई है। राजकुमारी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बस बहुत हुआ, अब हम तुमको सजा देंगे। ये कहकर राजकुमारी ने मंत्री से कहा, इस प्रकाश को अगले 10 माह के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए। ये सुनकर दरबार में मौजूद सभी हैरान रह गए। 2 सिपाही प्रकाश को कैद खाने की तरफ ले गए। देख लिया आप सभी ने, ये गरीब लोग अच्छे होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। इनके सीने में दिल नहीं होता, बस एक दिमाग होता है जो हर वक्त ये सोचता है कि कैसे अमीरों को फंसाया जाए और कैसे उनके घरों से दौलत को लूटा जाए। राजकुमारी के फैसले ने एक बार फिर मंत्री को चिंतित कर दिया। बाजार में बहुत सी दुकानें हैं, फिर क्यों सिर्फ प्रकाश की दुकान को ही उन डाकुओं ने लूटा? मंत्री ने उस रात राजकुमारी पर नजर रखने की सोची। उसने देखा कि राजकुमारी आधी रात के पहर महल से निकल रही हैं। ये राजकुमारी कहाँ जा रही हैं? मंत्री ने उसका पीछा किया तो वो बाग में जाकर रुकी और उसी समय वहां डाकू मंगल सिंह भी आ पहुंचा। कहिए राजकुमारी, क्या अब किसी और की दुकान या घर को लूटने का आदेश है? नहीं मंगल सिंह, उस प्रकाश को हमने कैद खाने में डाल दिया है। अब आपका काम खत्म हुआ। ये क्या? इसका मतलब है कि राजकुमारी ने खुद ही प्रकाश को दुकान करवाई और खुद ही उसे लुटवाया। ये राजकुमारी के दिमाग में क्या चल रहा है? अगले दिन एक राजकुमार दरबार में आया। राजकुमार धीरज। राजकुमारी अपने सिंहासन से उठकर राजकुमार के गले लग गई और ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये चित्तौड़ के राजकुमार धीरज सिंह हैं। हम जल्दी ही इनसे विवाह करने वाले हैं। ये सुनकर सभी दरबारी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अब तो हद हो गई। राजकुमारी तो दिन पर दिन एक नया सवाल खड़ा कर देती है। अब मंत्री ने राजकुमारी से बात करने की ठान ली और शाम के समय जब राजकुमारी अपने कक्ष में बैठी थी, वो उनसे आकर मिले। राजकुमारी, आपने पहले गरीबों का रोजगार छीना, उसके बाद आपने प्रकाश और मोहिनी के दिल से खेला। आपने सबके सामने प्रकाश की आर्थिक सहायता भी की और फिर खुद ही उसकी दुकान को लुटवाया और अंत में उसे दोषी ठहराकर कैद खाने में डाल दिया। और अब आप महाराज की आज्ञा के बगैर विवाह भी करने जा रही हैं। राजकुमारी, यह सच है कि आप जो चाहे कर सकती हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप गरीबों से नफरत करती हैं? ऐसी क्या बात है जिसकी सजा हमारी आधी प्रजा भुगत रही है? मंत्री जी, राजकुमार धीरज हमारे साथ आश्रम में अध्ययन करते थे और हमें बहुत पसंद करते थे। जिस गांव मधुपुर में हमारा आश्रम था, उसी में माधव नाम का एक गरीब लड़का भी रहता था जिसे हम बहुत प्रेम करते थे और हमने सोच लिया था कि हम उसी से विवाह करेंगे। लेकिन एक दिन... राजकुमारी, आप उस माधव से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन वो आपके प्रेम के काबिल नहीं है। वो बस आपके दिल से खेल रहा है। वो आपसे प्रेम का ढोंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके आपका सारा राजपाट, धन दौलत सब मिल जाए। नहीं, माधव ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो हमसे प्रेम करते हैं और हमें उनके प्रेम पर भरोसा है। ठीक है, अगर आपको उस पर पूरा भरोसा है तो आप हमारे कहने पर उसकी एक परीक्षा लीजिए। राजकुमार धीरज की योजना के अनुसार हम एक रात उसके घर पहुंचे। माधव... रे राजकुमारी, आप इतनी रात में कैसे? पिताजी को हमारे और आपके बारे में सब पता चल गया था। वो इतना क्रोध में आए कि उन्होंने हमें महल से निकाल दिया। क्या? ये सुनकर माधव हैरान रह गया। हाँ माधव, अब हम कोई राजकुमारी नहीं हैं। अब हम आपकी और सिर्फ आपकी प्रेमिका हैं।
ये सुनकर वो बुरी तरह से परेशान हो गया। क्या हुआ आपको? आप खुश नहीं दिख रहे। राजकुमारी, आप मेरे पास हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि आप यहाँ इस छोटे से घर में कैसे रहेंगी। हम रह लेंगे माधव, हमें उस महल की शान शौकत की जरूरत नहीं है। हमारे लिए आपका प्यार ही काफी है, और जिस घर में आप हो वही हमारा महल है। राजकुमारी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी एक बीमार माँ है। हम उसका इलाज भी ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। हमने सोचा था कि आप जैसी राजकुमारी से विवाह करके हम सिंहासन पर विराजमान होंगे, लेकिन अब महाराज ने आपको ही महल से निकाल दिया, तो भला हमारे अब किस काम आएंगी आप। ये सुनकर तो हमारे तन बदन में आग लग गई। हमने उसी समय उसे एक थप्पड़ लगाया। आपके बारे में राजकुमार धीरज ने एकदम सही कहा था। आप जैसे गरीब लोग सिर्फ हम अमीर लड़कियों को इस्तेमाल करके अमीर होना चाहते हैं। आपके सीने में दिल नहीं होता, सिर्फ पत्थर होता है, पत्थर। हम उस समय रोते रोते महल वापस आ गए। तभी से हम खतों के जरिए राजकुमार धीरज से संपर्क में रहते थे, और अब जाकर हमने उनसे विवाह करने का फैसला कर लिया है। सच कहें तो उसी दिन से हमें गरीबों से नफरत हो गई। हमारा उनसे भरोसा ही उठ गया। हमारा मन जब भी किसी गरीब की परेशानी सुनता है तो उससे यही आवाज़ आती है कि ये बस एक फरेब है। ये सुनकर मंत्री गहरी सोच में डूब गया। अगर राजकुमारी इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगी तो हमारे राज्य में गरीबों की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मंत्री अगले ही दिन माधोपुर पहुंचा, और काफी ढूंढने के बाद उसको माधव का घर मिल गया। माधव की माँ पलंग पर पड़ी कराह रही थी, और माधव उसके पास ही बैठा था। माँ, तुम बस थोड़ा सब्र करो, मैं कल ही वैद्य जी से मिलकर आपका इलाज फिर से शुरू करवा दूंगा। माधव ने मंत्री जी को सामने देखा तो उनसे सवाल किया। आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं राज्य मंत्री बलदेव हूं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, राजकुमारी चित्रलेखा के बारे में। राजकुमारी का नाम सुनकर माधव हैरान रह गया। अब मंत्री ने शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी माधव को बता डाली, जिसे सुनकर माधव उनकी आंखों में इस तरह देखने लगा जैसे उसके सीने में कोई बड़ा राज दफन हो। अगले दिन राजकुमारी का विवाह समारोह था। वो दोनों सिंहासन पर बैठे थे और बहुत खुश थे। राजकुमारी, फेरों का समय हो गया है। ये सुनकर राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए धीरज की तरफ देखा। वो अपनी जगह से उठने ही वाली थी कि तभी राजकुमारी, हमें आपसे कुछ कहना है। सभी ने देखा कि मंत्री अपने साथ माधव और उसकी माँ को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। उसे देखकर राजकुमारी क्रोधित हो उठी। माधव, तुम हमारे विवाह के दिन हमारे सामने आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब हम तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा जरूर देकर रहेंगे। नहीं राजकुमारी, माधव को हम लेकर आए हैं, और एक राज्य मंत्री होने के नाते हम आपसे कामना करते हैं कि आप माधव की बात सुने। ये सुनकर राजकुमारी माधव की तरफ देखने लगी। राजकुमारी, हमने आपसे सच्चा प्रेम किया था और अब भी करते हैं। हमारी नजर कभी भी आपके राजपाट या सिंहासन पर नहीं थी। हमारे इसी प्रेम को किसी की नजर लग रही थी। राजकुमार धीरज। एक दिन राजकुमार धीरज हमसे मिलने आए। माधव, अब समय आ गया है कि तुम राजकुमारी और अपनी मां में से किसी एक को चुन लो। ये क्या कह रहे हैं आप राजकुमार? हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिपाहियों! तभी 2 सिपाही वहां आए और उन्होंने माधव की मां को पकड़ लिया। अरे मां, हम तुम्हारी मां को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इनको जिंदा वापस चाहते हो तो जो हम कहें वही करना। अगर ऐसा नहीं किया तो राजकुमारी तो तुमको मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी मां तुमको जिंदा वापस नहीं मिलेगी। हम बेबस थे राजकुमारी। धीरज ने आपसे जो कहा आपने हमसे वही आकर कहा, और हमने मां को खोने के डर से वही सब बोला जो हमें राजकुमार धीरज ने बताया था। उसके कई दिन बाद धीरज ने हमारी मां हमें वापस की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि आपको आकर सब बताएं,
लेकिन जब मंत्री जी ने बताया कि हमारी वजह से आपको गरीबों से नफरत हो गई है, तो हमसे रुका न गया। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये सुनकर राजकुमारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। माधव! और वो जाकर माधव के गले लग गई। ये देखकर दरबार में सभी खुश हो गए। राजकुमार धीरज को हमारे साथ फरेब करने के जुर्म में कैद खाने में डाल दिया जाए। नहीं राजकुमारी, आप ये ठीक नहीं कर रही। आपको हमसे विवाह करना ही होगा। हम विवाह करेंगे और आज ही करेंगे। राजकुमारी ने उसी समय माधव से विवाह कर लिया और धीरज को कैद खाने में डाल दिया गया। मंत्री जी, हमारे राज्य में जितने भी गरीब लोग हैं, उन सभी को उनकी दुकानें वापस बनाकर दी जाएं। महेश को भी उसका घर वापस बनाकर दिया जाए और सेठ को कैद खाने में डाल दिया जाए। इसके साथ ही प्रकाश को कैद खाने से आजाद कर उसको एक बड़ा घर और एक दुकान भी दी जाए और आज ही उसकी शादी मोहिनी से करवा दी जाए। ये सुनकर सभी राजकुमारी के सम्मान में खड़े हो गए। मंत्री ने राजकुमारी के सभी आदेशों का पालन किया। प्रकाश का मोहिनी से विवाह करवा दिया गया और दोनों खुशी से एक साथ रहने लगे। सभी दुकानदारों को उनकी दुकानें वापस कर दी गई और जितने भी गरीबों का जो नुकसान हुआ था, सभी का मुआवजा उनको दिया गया। उस दिन से राज्य में खुशियों का माहौल ऐसा छाया कि फिर कभी मायूसी के बादल नहीं दिखे।